हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन मेटल्स का, जो मैंने आपको कल की क्लास में भी पढ़ाया था। ये आपके चंडीगढ़ पीआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये क्लासेस हैं वो बनाई जा रही हैं। इसके साथ साथ मान लो अगर आप सीटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं जो दिसंबर में कंडक्ट होगा, तो उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जहां पर आपके जो 30 मार्क्स का सिलेबस रहता है साइंस का, उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चंडीगढ़ पीआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है और जितने भी एग्जाम्स है जिसमें साइंस आती है उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपके एनसीईआरटी के ऊपर बेस है, तो आप इस क्लास को देखना मत भूलना। ये क्लास आपके इक्वली हेल्पफुल भी रहने वाली है। तो जैसा कि आपको पता है, कल की क्लास में मैंने आपको हाइड्रोजन के बारे में पढ़ाया था, साथ साथ मैंने आपको नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको वो क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने वो क्लास देख ली होगी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है। आप जाओगे चेक करोगे तो आपको वहां पर हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल मिलेंगी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इक्वली इंपॉर्टेंट होंगी। तो यहाँ पर लिखा है कार्बन। आज हम पढ़ेंगे कार्बन, कार्बन के अपरूप, इसके साथ साथ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के अपरूप। तो आज की क्लास में ये पढ़ाऊंगी मैं आपको। इसके बाद 2 क्लासेस होंगी इस चैप्टर की और एंड देन ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक क्लास होगी जो मेटेलॉइड्स की होगी और एक क्लास और पढ़ाने वाली हूँ। तो 4 क्लासेस और रहने वाली हैं केमिस्ट्री की एंड देन आपकी केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं शायद फिजिक्स स्टार्ट करूंगी, क्योंकि फिजिक्स जो है ना वो थोड़ी टफ होती है। बायोलॉजी तो फिर भी हम कर लेते हैं, तो इसके बाद शायद हम फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। तो अब स्टार्ट कर देते हैं कार्बन। कार्बन जो है इसका आवर्त जो है वो 2 होता है और इसका वर्ग जो है वो क्या है, 14 है। ये पी ब्लॉक में आती है। जैसे इसके अलग अलग ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। ये पीरियोडिक टेबल में होते हैं। अगर इसके परमाणु संख्या की हम बात करें, परमाणु संख्या का मतलब एटॉमिक नंबर की हम बात करते हैं, तो ये एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, यानी कि इसको हम 6 नंबर पर रखते हैं, C6 होता है ये। परमाणु द्रव्यमान यानी कि इसके एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो इसका एटॉमिक मास क्या है, इससे दुगुना है, यानी कि 12 है। सामान्य ताप पर यह ठोस अवस्था में पाई जाती है और इसकी संरचना जो है वो कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है, षटकोणीय होती है। जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, षटकोणीय होगी, हेक्सागोनल होगी, ऐसे नहीं, इसकी 6 भुजाएं होंगी। मतलब ऐसे ऐसे करके जो हम बनाते हैं ना हेक्सागोनल, जिसकी 6 साइड्स होती है, वो क्या होगा, हेक्सागोनल शेप होती है कार्बन की। इसके गलनांक की बात करते हैं तो गलनांक 3820 केल्विन होता है। तो गलनांक किसका ज्यादा है यहाँ पर, 3820 केल्विन। एंड देन कवंथनांक की बात करेंगे तो 5100 केल्विन है। कार्बन जो है वो पूरे यूनिवर्स में 4th स्थान पर पाया जाता है। आपको पता है जैसे अलग अलग धातुएं होती हैं वैसे ही और अधातु होती है, वैसे ही कार्बन जो है वो कौन से नंबर पे आता है, 4th नंबर पर लार्जेस्ट मात्रा में है। इसके साथ साथ ह्यूमन बॉडी में भी कार्बन जो है वो ज्यादा पाया जाता है। 2nd नंबर पर ज्यादा जो है हमारी बॉडी कार्बन से बनी हुई है। 1st नंबर की बात की जाए तो 1st नंबर पर ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन के बाद में 2nd जो स्थान है वो किसका है, कार्बन का है। ठीक है, तो कार्बन जो है वो यूनिवर्स में 4th स्थान पर है और ह्यूमन बॉडी में कौन से स्थान पर आता है, 2nd स्थान पर आता है, क्योंकि पहला स्थान किसका है यहाँ पर, ऑक्सीजन का है। कार्बन एक टेट्रावोलेंट एलिमेंट है। इसकी बाह्यतम कक्षा में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मान लो इसका 6 नंबर है, मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये 2 होगा और 4 होगा। और तो बाहरी कक्ष किससे मिलकर बना है, 4 से मिलकर बना है। तो इसका बाहर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 4 है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, इसकी बाह्य कक्षा में क्या होता है, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। टेट्रा जो है 4 को ही दिखाता है। जो अन्य परमाणु है इनके साथ में ना इसकी जो श्रृंखला है वो थोड़ी इजी सी होती है। ये कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग बनाता है सबके साथ में, ऐसे कार्बन ऐसे कार्बन ऐसे कार्बन, मतलब कहीं पर भी जुड़ जाता है। तो कार्बन के साथ में कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैटिनेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है किसके साथ में जुड़ता है ये, मतलब अन्य परमाणु जो है वो कार्बन के साथ में जुड़कर, जैसे कार्बन कार्बन है और ये दूसरे परमाणु जैसे हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसके साथ मिलकर क्या बनाएंगे, एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रख लेना है। एटॉमिक नंबर इसका जरूर याद रखना है, क्योंकि अगर आप किसी का एटॉमिक नंबर याद रख लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काम आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं उनमें काम आता है। अब हम इसके एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ लेते हैं, यानी कि कार्बन के कौन से अपरूप है। तो एलोट्रोप्स बोल देते हैं इंग्लिश में हम उसे, अपरूप कार्बन की जिनकी जो क्वालिटीज है वो कार्बन की जैसी हैं।
तो कार्बन की जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है उसके आधार पर प्रकृति में कार्बन जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, जो क्या कहलाते हैं, कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। तो ये कार्बन के अपरूप है जिनका जो स्ट्रक्चर है, जिनकी जो बॉन्डिंग है वो किसके जैसी है, कार्बन के ही जैसी है। और ये पूरे यूनिवर्स मतलब कैसे पाए जाएंगे, कार्बन की जैसी ही फिजिकल स्ट्रक्चर होगा इनका और कार्बन के जैसा इनका केमिकल स्ट्रक्चर होता है। इनकी सारी क्वालिटीज कैसी होती है, कार्बन के जैसी होती है। इसके बाद कार्बन का जो पहला अपरूप मैंने लिखा है उसमें लिखा है हीरा। हीरा जो है ये कार्बन का ठोस अपरूप है, यानी कि कैसी स्टेट में पाया जाएगा, सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। वैसे मैंने आपको कल की क्लास में बताया था जो नॉन मेटल्स है वो कैसी होती है, मतलब बहुत ज्यादा सॉलिड स्टेट में नहीं पाई जाती है, बहुत ज्यादा फ्रगाइल होती है, बहुत जल्दी टूट जाती है। लेकिन यहाँ पर मैंने इसके कुछ एक्सेप्शन भी बताए थे, जैसे हीरा कहा था, हीरा कैसा होता है, कठोर होता है, ग्रेफाइट है। तो हीरा जो है वो कार्बन का सबसे ठोस अपरूप है। कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं के साथ सिंगल बॉन्ड बनाकर ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, त्रिआयामी स्ट्रक्चर बनाता है। अपनी इस संरचना के कारण ये कौन सी स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि हीरा कौन सी स्टेट में पाया जाता है तो आप क्या टिक करेंगे, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। हीरे की संरचना में सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो दृढ़ता से बंधे होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्गली जो है ना एक दूसरे से अटैच होते हैं, जो गति करने में स्वतंत्र नहीं होते, यानी कि ये लूज नहीं हो सकते, दूसरे को छोड़कर नहीं जा सकते। तो कैसे होते हैं, ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक होते हैं, यानी कि एक दूसरे से बंधे रहते हैं, एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाते। इसके बाद विद्युत का क्या होता है, हीरा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि बैड कंडक्टर है। और हीट का क्या है, ये गुड कंडक्टर है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे, इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर होता है और हीट का ये गुड कंडक्टर है। तो यहां तक हीरे के जो पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आए होंगे। जो हीरा है यानी कि जो डायमंड है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है, यानी कि इसका कोई भी कलर नहीं होता। इसके बाद ट्रांसपेरेंट होता है, इनसोल्यूबल होता है वाटर में, और पॉइजनस वाला होता है। जो बिल्कुल प्योर डायमंड होगा वो कैसा होगा, पॉइजनस होता है, विषाक्त होता है। वायु की प्रेजेंस में जब हम हीरे को गर्म करते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो अगर हमने इसको गर्म कर दिया कहीं पर भी, तो किस में चेंज नहीं होता, ये लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। लेकिन इसका एक पॉइंट ये भी है, अगर मान लो इसे हम 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर या इससे ज्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो ये क्या होने लगता है, जलने लगता है, तथा ये क्या रिलीज करेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करने लगता है। तो ये है आपके हीरे से रिलेटेड पॉइंट। अब हम हीरे के उपयोग जान लेते हैं कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। हीरे का जो उपयोग है ये आपके आभूषण बनाने में यूज होता है, पत्थर काटने में, कांच में, और जो भी जो मतलब जैसे आप नहीं देखते रिंग्स वगैरह पहनते हैं आभूषण की, रत्नों की जो रिंग्स पहनते हैं, अलग अलग रिंग पहनते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई जैसे मूंगा होता है, रत्न होते हैं जो अलग अलग, उन सबको काटने में किसका यूज किया जाता है, हीरे का यूज होता है। तो आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। हीरे से रिलेटेड जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। हीरे का अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा होता है, 2.42 अपवर्तनांक होता है इसका। इसके बाद हम इसका सेकंड अप्रूप पढ़ लेते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में आपने जब आप छोटी क्लास में होते होंगे तब से पढ़ना शुरू किया होगा आपने। ग्रेफाइट भी जो है वो हीरे का ही अप्रूप होता है। इसकी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो किसके जैसी होती है, कार्बन के जैसी होती है। और हीरे के समान यह कार्बन का कैसा रूप है, क्रिस्टलीय रूप है, यानी कि क्रिस्टल फॉर्म्स में पाया जाता है, जो रूपांतरित तथा आग्नेय शेल्स जो होती हैं, जो चट्टाने होती हैं, उनसे हमें प्राप्त होता है। तो ये रूपांतरित चट्टानों से और साथ साथ इंजीनियस जो रॉक्स होती है उनमें पाया जाता है। ग्रेफाइट में कार्बन के सभी परमाणु 3 या अन्य कार्बन परमाणुओं में कोवोलेंट बॉन्ड द्वारा फ्लैट लेयर्स पर जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट के जो कार्बन के जितने परमाणु हैं वो 3 या तथा अन्य कार्बन परमाणु में किससे जुड़े होंगे, कोवोलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं और फ्लैट लेयर्स पर होते हैं। ये सभी अपेक्षाकृत क्षीण वॉन डोर वॉल्स द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं। बस ये लाइन ऐसे ही रीड कर लेना। इसके बाद हम इसकी थोड़ी क्वालिटीज जान लेते हैं कि कैसा होता है ग्रेफाइट। आपने जो पेंसिल में लेड नहीं देखते आप, वैसा होता है ग्रेफाइट, यानी कि बहुत सॉफ्ट होता है, फ्रगाइल होता है, उसको ऐसे करो टूट जाता है, और स्लीपरी होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है, और ऐसे तिसलना सा होगा। तो ये ग्रेफाइट की कुछ क्वालिटीज है। उपयोग कहां पर करते हैं, जैसे हीरे के विपरीत ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का भी और साथ साथ जो हीट है उन दोनों का ही गुड कंडक्टर होता है। तो ये तो मैंने आपको एक्सेप्शन में भी पढ़ाया था, जब मैंने आपको सारे एक्सेप्शंस बताए थे तो उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो ग्रेफाइट क्या है, दोनों का ही गुड कंडक्टर होता है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी।
लेकिन जो हीरा था वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर था और हीट का गुड कंडक्टर था, लेकिन ये दोनों का ही गुड कंडक्टर है। इसका यूज किस में किया जाता है? ग्रेफाइट जो है उसका यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? इसका यूज जो है वो ड्राई सेल्स में यूज होता है। जैसे जो आपके घरों में पहले सेल नहीं आते थे, किस में डलते थे वो मैं भूल गई, मतलब इतने इतने सेल होते थे, उनमें यूज किया जाता था। तो ड्राई सेल में इसका यूज होता है। इलेक्ट्रोड्स के रूप में इसका यूज होता है, मतलब ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक छड़ सी लगी होती है, उसके तरीके से इसका यूज किया जाता है। जो पेंसिल में लेड लगी होती है उसमें इसका यूज होता है। जो हाई टेम्परेचर की मशीन्स होती हैं उन पे, हाई टेम्परेचर पर जो काम करती हैं उन मशीन्स में भी इसका यूज होता है। और ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में भी हम ग्रेफाइट का यूज कर लेते हैं। तो ये है आपका ग्रेफाइट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो आपको समझ में आए होंगे। अब हम पढ़ते हैं संश्लेषित ग्रेफाइट क्या होता है। जैसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कोयला है, कोक है, कोलतार है, इनको जब हम 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो उसमें उपस्थित सभी वाष्पशील पदार्थ और धात्विक अशुद्धियां क्या हो जाती है? दूर हो जाती हैं, तथा जितने भी कार्बनिक पदार्थ ग्रेफाइट जैसी परत रखते हैं वो क्रिस्टलीय संरचना में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो यही मतलब यहाँ पर जो उसको जलाने के बाद जो अशुद्धियां दूर हो जाती है और जो कार्बनिक पदार्थ बचते हैं वो कैसी संरचना ले लेते हैं? ग्रेफाइट की संरचना ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद संश्लेषित ग्रेफाइट में 99% कार्बन पाया जाता है। तो ये आपका था इंपॉर्टेंट ग्रेफाइट से रिलेटेड पॉइंट थे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, फुलरिन। फुलरिन जो है ये C60 के रूप में हम इसे लिखते हैं और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बेलनाकार भी हो सकता है, ये गोलाकार भी और घनाकार भी हो सकता है। अंदर से ना बिल्कुल खोखला होता है, होलो होता है। ये सिलिंड्रिकल कार्बन को हम क्या कहते हैं? जैसे अब ये अलग अलग है, अलग अलग फुलरिन है, तो सिलिंड्रिकल को हम कहेंगे कार्बन नैनो ट्यूब, और जो गोलाकार होता है उसको बंकमिस्टर फुलरिन या बंकीबल्स के नाम से जानते हैं। जो बंकमिस्टर फुलरिन है उन्होंने ही इसकी खोज की थी और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? फुलरिन रखा गया। तो फुलरिन किसका अपरूप है? ये कार्बन का अपरूप है। एग्जाम में बहुत बार इनके अपरूप पूछे जाते हैं। तो बंकीबोल्स या फिर बंकमिस्टर फुलरिन ने इसकी खोज की थी और ये खोज 1985 में की गई है। इसको जो नाम है वो किसने दिया है? गोल्डस्टिक डॉन ने इसको नाम दिया था, लेकिन इसके वास्तुकार कौन थे, इसको बनाने वाले कौन थे? तो वो बंकमिस्टर फुलरिन थे या फूलर थे। तो फुलरिन कह दो चाहे फूलर कह दो, तभी इन्हीं के नाम पर इसका नाम फुलरिन रखा गया है। इसके बाद इसी का एक और अपरूप है जिसे हम ग्रेफीन के नाम से जानते हैं। ये भी कार्बन का अपरूप होता है। इसकी जो शेप है वो कैसी होती है? हेक्सागोनल शेप होती है। ग्रेफीन अब तक का ज्ञात सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है और ये भी मतलब ग्रेफाइट की तरह गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ट्रांसपेरेंट होता है और बहुत ज्यादा डेंस होता है, घना होता है। उपयोग की बात कर लेते हैं, जो बैटरीज वगैरह होती है रिचार्ज करने के लिए, रिचार्जेबल बैटरीज होती है उनमें इसका यूज किया जाता है। जो सोलर सेल होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। जो कैपेसिटर होते हैं, जो फैंस वगैरह में लगते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उन सभी में किसका यूज होता है? ग्रेफीन का यूज किया गया होता है। तो आई होप आपको कार्बन और कार्बन के जितने भी अपरूप मैंने पढ़ाए हैं वो भी आपको इस क्लास में समझ में आए होंगे। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, नाइट्रोजन पर। तो नाइट्रोजन के बारे में भी हम जान लेते हैं। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एक गैस, वैसे तो हम गैसेस के रूप में पढ़ते हैं लेकिन ये नॉन मेटल्स में ही काउंट की जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस जो है वो नाइट्रोजन ही है। तो नाइट्रोजन जो है वो 78% हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है। इसका जो आवर्त है वो कितना होता है? 2 है और इसका जो वर्ग है वो कितना होता है? 15 है। कौन से ब्लॉक में पाई जाती है? ये भी पी ब्लॉक में पाई जाती है। जैसे सभी अलग अलग ब्लॉक्स में है, कोई डी ब्लॉक में है, कोई ई ब्लॉक में है, कुछ एफ ब्लॉक में है, तो ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं। तो वैसे ही नाइट्रोजन जो कौन से ब्लॉक में है? पी ब्लॉक में है। जैसे कार्बन भी पी ब्लॉक में थी और कार्बन का नंबर क्या था? 6 था। उसका एटॉमिक मास कितना था? 12 था। वैसे ही आपका जो नाइट्रोजन है इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है। एटॉमिक मास की बात की जाए तो इसका डबल कर दीजिए, एटॉमिक मास इसका 14 हो जाएगा। और ये कैसा होता है? कलरलेस होता है, स्वाधीन होता है, अक्रिय गैसों के जैसा बिहेव करता है। ये नाइट्रोजन तत्व जो है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड तथा लिविंग सेल्स में पाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रोटीन जो नाइट्रोजन है वो किस में पाया जाता है? तो जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन में, प्रोटीन नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड्स में और सभी लिविंग सेल्स में पाया जाता है। तो ये याद रख लेना है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर। जो नाइट्रोजन है इसकी खोज किसने की थी?
1772 में डैनियल रदरफोर्ड थे, उन्होंने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे थे, वो उनको अलग कर रहे थे, पृथक्करण कर रहे थे उनका। उसी समय में नाइट्रोजन की क्या की गई, खोज की गई। इसकी हम उपयोगिता की बात कर लेते हैं, उपयोग की बात कर लेते हैं। तो इसका उपयोग उर्वरक के रूप में, जैसे विस्फोटक, स्टेनलेस स्टील, इन सभी में इसका यूज होता है। इसके साथ साथ जैसे रेसिंग कार्स होती हैं उनको बनाने में, जो वायुयान के टायर्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और जैसे नाइट्रोजन गैस जो होती है ना, कूलिंग का काम करती है, एक तरीके से चीजों को ठंडा रखती है। जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं जब, तो हार्ट ट्रांसप्लांट करते समय जो वो हार्ट होता है, हार्ट में जो सेल्स होती हैं वो किसके एनवायरनमेंट में रखी जाती हैं, नाइट्रोजन के एनवायरनमेंट में रखी जाती हैं। आपको पता होना चाहिए, आप जो ये चिप्स वगैरह के पैकेट्स लेकर आते हैं उनमें भी कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है। तो नाइट्रोजन जो है वो कहीं ना कहीं जो वसायुक्त पदार्थ है उनमें उनको खराब होने से भी बचाती है, जैसे जो ऑयली फूड है, ठीक है। इसके साथ साथ दलहनी फसलों की जड़ों में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे राइजोबियम है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्राइट्स तथा नाइट्रेट्स में चेंज कर देता है। तो नाइट्रोजन को किस में चेंज करने का काम करता है, नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में, ठीक है, नाइट्राइट्स तथा नाइट्रेट्स में चेंज करने का काम करेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये कौन है, राइजोबियम होता है। लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य और जैव पदार्थों के परीक्षण में किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, वो नाइट्रोजन जो है किसमें यूज होती है, जो पैकेट्स वगैरह होते हैं, ताकि उनमें क्या ना चले, स्मेल वगैरह ना चली जाए, इसीलिए उसमें किसका यूज किया जाता है, नाइट्रोजन का यूज होता है। इसके यौगिक की बात कर लेते हैं कि इसका जो यूज है ये कहां कहां पर किसके साथ में संयुक्त होकर क्या बनाता है। तो जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया के रूप में, जैसे NH2 इसका फॉर्मूला है, तो अमोनिया इसका यौगिक हो गया। NH2 जो है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, यानी कि इसका कोई भी कलर नहीं होता। इसकी गंध की बात की जाए तो इसकी जो गंध है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्षीण होती है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से हैबर विधि से हम इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, टेट्राहाइड्रल होता है। तो NH2 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल होगा। इसके बाद इसका महत्व जो है, इसके जो उपयोग है, जैसे यूरिया में और अमोनियम सल्फेट में, फास्फेट नाइट्रिक एसिड्स में यूज किया जाता है किसका, NH2 का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। HNO3 जो है ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HNO3 अभिकारक के रूप में यूज किया जाता है। जैसे जो सोना है, प्लेटिनम है, ये उत्कृष्ट धातु है, इनको छोड़कर जितनी भी धातु हैं सबके साथ में क्या करता है, HNO3 रिएक्ट करता है। HNO3 जो है ये इसका एक मिश्रण बनाया जाता है एक्वारेजिया, जो सुनारों का सोना कहा जाता है, मतलब सुनारों का राजा कहा जाता है। जैसे ये जो महंगी महंगी धातुएं होती हैं उनको मतलब एक तरीके से पिघालने का काम भी करता है। तो एक्वारेजिया का मिश्रण क्या होता है, HNO3 और HCl होता है। HNO3 उसमें 1 है और 1% है, और HCl 3% है। 1:3 का अनुपात इन दोनों के बीच में रहता है। इसके बाद हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो लाफिंग गैस है वो कौन सी है। तो लाफिंग गैस ये है नाइट्रस ऑक्साइड। अगर मान लो इसका बहुत ज्यादा आपको इसका यूज हो जाता है तो आपकी हंस हंसकर मौत भी हो सकती है। तो ये ना हंसाने का काम करती है, इसका यूज, इसका नाम है लाफिंग गैस। रंगहीन होती है, हल्की होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है इसकी, और सर्जरी वगैरह करते समय इसका यूज किया जाता है। बट इसका यूज ना बहुत ज्यादा जब हम कर लेते हैं तो इससे हमारी मौत भी हो सकती है, क्योंकि इतना ज्यादा जब हम यूज करेंगे तो हंस हंस कर क्या हो जाएगी, हमारी मौत हो जाएगी। तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इसमें मैंने आपको कार्बन और साथ साथ नाइट्रोजन पढ़ाया है। तो कार्बन और नाइट्रोजन के प्रूफ जो है वो हम पढ़ चुके हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास को एक बार पढ़ लेना, अच्छे से ध्यान से देख लेना, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आपका एग्जाम भी पास आने वाला है, तो ये लगाकर चलें कि दिसंबर तक आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो तब तक आप उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहे। एक बात मुझे आपको बतानी थी, आप बार बार ऐप पर कमेंट करते हैं कि करंट अफेयर की पीडीएफ दे दो, इसकी पीडीएफ दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो इस तरीके से ना मतलब ऐसे बार बार वहां पर मैसेज मत किया करो। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लेना, मुझे कमेंट कर देना। और आपको जो पीडीएफ है, मुझे याद है आपको पीडीएफ देनी है, आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है। तो आपके पेपर से पहले पहले मैं आपको सारा जितना भी करंट अफेयर मैंने बोल रखा है मंथ वाइज वो सारा कराऊंगी, और सारी वो पीडीएफ भी आपको मिलेगी। अगर आपने परचेज किया तो आपको वहीं पर वो पीडीएफ मिलेगी, साथ साथ क्लासेस भी होंगे उसकी। तो इसलिए टेंशन मत लिया करो। बार बार जो पहले दे रखा है 350 प्लस पेजेस हैं, तो उनको तो पढ़ लो पहले, उसके बाद करंट अफेयर पर आना।
वो तैयार करोगे तभी करंट अफेयर कराऊंगी मैं। नवंबर में करंट अफेयर कराऊंगी, उससे पहले नहीं कराने वाली। और 15 नवंबर के बाद कराऊंगी। 15 नवंबर के बाद ही आपको पीडीएफ मिलेगी। उससे पहले आप ऐसे परेशान मत होइए और ना ही किसी और को परेशान कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मुझे कमेंट कर दीजिए। वहां पर मैं आपको नहीं मिलती हूँ, मैं वहां जवाब नहीं देती हूँ, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आगे एक वीडियो मैं आपके साथ मैं बनाने वाली हूँ, उसमें सारा कुछ डिस्कस कर दूंगी कि 1 मंथ में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, आपको क्या क्या कौन से सब्जेक्ट जो उस पर फोकस रहना है। और करंट अफेयर में आपको कराऊंगी, मैंने कहा है पीडीएफ दूंगी तो आपको मिलेगी। तो आप बार बार ऐसे कमेंट मत कीजिए, ठीक है। चैनल के साथ बने रहो, पढ़ते रहो, पैनिक मत हो, टेंशन मत लो, ठीक है। तब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका थैंक यू।